हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? तो बच्चा बाड़ी वापस से स्वागत है आपके अपने जबरदस्त और अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म यानी कि भैया पीडब्ल्यू पे। तो भाई स्वागत कर दिया आपका स्वैग के साथ। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो मैं प्यारे प्यारे चैंपियंस, क्योंकि हम करने वाले हैं एक चैप्टर दैट इज दिल्ली सल्तनत एंड दिल्ली सुल्तान से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करेंगे और सवालों से जो कॉन्सेप्ट तक का सफर है उसको अपन पूरा करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे बच्चों। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ इस प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से सेशन के लिए एंड शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो बच्चा ऐसा है कि क्या करते हैं हम लोग, अब हमने क्या किया कि हमने अब पढ़ने का अंदाज ही बदल दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सवाल और सवाल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करने वाले हैं बच्चों, दूसरा हम लोग करेंगे यहां पे क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चे जो आपके लिए इन स्टोर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर। ओके तो भैया पहला तो ऐसा ये है, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, हम डेट चार्ट भी तो करने वाले हैं यार, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई कि हम लोग डेट चार्ट करेंगे। चलिए तो डेट चार्ट के बारे में भी लिख लिया जाए फटाफट से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, डेट चार्ट भी करेंगे, बहुत ही बढ़िया। एंड हम लोग करेंगे एक और सेक्शन करेंगे दैट इज थिंक ओवर, राइट। चलिए ओके, सो बहुत सारी चीजें बच्चे जो अपन कवर करेंगे इस पूरे छोटे से प्यार से वीडियो में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेट चार्ट, डेट वाला चार्ट। इसका सोर्स क्या है भैया, सोर्स ऑब्वियस सी बात है आपका एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बुक का ही एक प्यारा प्यारा चार्ट दिया हुआ है और इसको क्विकली रिवाइज करेंगे बच्चे, क्विकली देखेंगे कौन कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अभी रूल किया है, राइट। चलिए तो अगर मैं बात करूं बच्चे हमारे राजपूत डायनेस्टीज की जिन्होंने यहां से स्टार्ट किया था बच्चे दिल्ली में रूल करना, तो सबसे पहले आपके तोमर राजपूत थे। ठीक है, तो जितने भी तोमर्स थे उन्होंने बच्चे रूल किया आपका अर्ली 12th सेंचुरी से लेके 1165 तक। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके अनंगपाल आते हैं, फिर आपके चौहान्स आते हैं। ठीक है, चौहान्स ने रूल किया आपके 1165 से 92 तक, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपके पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 75 से लेके 1192 तक भाई दिल्ली और जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पे अपना पूरा ताबड़तोड़ वाला राज्य स्थापित किया था, राइट बच्चों। तो पृथ्वीराज चौहान हालांकि सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में जब हार जाते हैं तो वहां से जो मतलब चौहान डायनेस्टी है वो थोड़ा सा डिक्लाइन पे चली जाती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अर्ली तुर्किश रूलर्स की तो उसमें हमारे पास आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन उल तुतमिश, रजिया और गियासुद्दीन बलबन। तो ये कहलाती है आपकी स्लेव डायनेस्टी। क्या कहलाती है बच्चों, आपकी स्लेव डायनेस्टी। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना बेटा, ये कौन से सुल्तान से, ये हमारे स्लेव डायनेस्टी है और यहीं से शुरुआत होती है आपकी दिल्ली सल्तनत की, राइट बच्चा बाड़ी। तो यहां से शुरुआत होती है हमारे दिल्ली सल्तनत की जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चे, मामलुक सुल्तान भी कहते हैं इनको। ठीक है, मामलुक का मतलब होता है स्लेव यानी कि गुलाम। अब अगर आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी बच्चे गुलाम थे। ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है इस पूरी डायनेस्टी को, क्योंकि बच्चे अगर आप इसमें मेजर रूलर्स देखेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी के गुलाम हुए हैं, किसी ना किसी के स्लेव हुए हैं जो कि राजा बने हैं बच्चों। तो इस वजह से ये डायनेस्टी फेमस है इन द नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी, राइट बच्चों। चलिए, और स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही वन एंड ओनली मुस्लिम विमेन टू एवर रूल द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत और इवन इन द मुगल एम्पायर, वो थी हमारी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल रूलर थी, लेकिन दिक्कत ये था कि वो महिला थी, विमेन थी, और उस जमाने में विमेन का जो सोसाइटी के अंदर दर्जा था बच्चे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसके चलते रजिया सुल्तान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो डेथ हुआ था वो एक बार स्पोर्ट्स खेल रहे थे ना, घोड़े के ऊपर चढ़ करके एक पोलो खेला जाता था, इसको आप चौघन कहते थे। ठीक है, तो बच्चे उसका गेम वो खेल रहे थे और वहां पे घोड़े से वो गिरे और गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई, राइट। तो भाई इसके बाद आते हैं हमारे इल्तुतमिश, फिर हमारे रजिया सुल्ताना है, ठीक है, गियासुद्दीन बलबन है। बीच में भी बच्चे बहुत सारे आपके सुल्तान आए हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर, लेकिन जो मेजर मेजर हैं बच्चे वो ये चार हैं। ठीक है, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रिस्पेक्ट में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। हालांकि वो पूरा करवा नहीं पाए थे, तो उसको पूरा करवाने वाले थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए
अब आगे बात करते हैं तो बच्चे खिलजी डायनेस्टी आती है, इसको खलजी डायनेस्टी कह लीजिए या फिर खिलजी डायनेस्टी कह लीजिए, आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसके दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर्स, एक तो आपके जलालुद्दीन खिलजी हैं और दूसरे आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन ने 1290 से 1296 तक बच्चों यानी 1290 से 1296 तक रूल किया था, और आपके अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था 1296 यानी 1296 से 1316 तक। खिलजी डायनेस्टी एक पावरफुल डायनेस्टी थी, खासकर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी बच्चे जाने जाते हैं अपने ब्रूटल पॉलिसीज और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो भाई खिलजी डायनेस्टी, खिलजी एम्पायर काफी बड़ा था, और खिलजीज के सपोर्ट में अगर मैं बात करूं, खासकर अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्पायर था अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत विशाल था, और भारत के नॉर्थ से लेकर के भारत के दक्षिणी हिस्सों तक भी अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। अब दक्षिण के अंदर भारत के सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कैप्चर करने में उनका एक जनरल थे, इनका नाम है मलिक कफूर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी के, इसमें तुगलक दिया हुआ है बच्चे, तो कई बार इसको तुगलक भी बोलते हैं, दैट इज LAQ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो तुगलक डायनेस्टी में तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को कई बार हम कंफ्यूज जीनियस इन हिस्ट्री कहते हैं। कंफ्यूज जीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई अपने जमाने के पढ़े लिखे राजा थे, ये एक फैक्ट आपको याद रहना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़े लिखे राजा थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज थी, पहली बात तो अपने जमाने से बहुत आगे थी, और दूसरी बात ये कि बहुत एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड नहीं थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली से जब दौलताबाद इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट करने का सोचा, तो एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि दौलताबाद कहीं ना कहीं इनके जो पूरा एम्पायर था, तुगलक एम्पायर उस जमाने में, उसके बिल्कुल सेंटर पे था, ठीक है। और इनका जो पूरा क्राइटेरिया था, पूरा फोकस था, वो यही था कि जब ये दौलताबाद शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां से अपने किंगडम को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन इनका डिसीजन फेलियर में तब्दील हो गया। उसका रीजन है, जब ये दिल्ली से दौलताबाद की तरफ सफर इन्होंने चालू किया, जब ये बढ़े, तो इन्होंने एक बेवकूफ़ी की। वो बेवकूफ़ी ये थी कि दिल्ली का जितना पॉपुलेशन था, गाय भैंस बकरी लोग, सबको लेकर के दौलताबाद चले गए। अब उसमें हुआ क्या कि दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी है बच्चे काफ़ी ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीच में ही मर गए, कुछ जानवर बीच में मर गए। तो जब ये दिल्ली से दौलताबाद पहुंचे तो जितनी पॉपुलेशन लेके चले थे दिल्ली से, उसका बहुत कम पोर्शन बचा था। अब दौलताबाद पहुंच के इनको चला कि इन्होंने अपना नॉर्दर्न पार्ट जो है किंगडम का, वो इन्वेडर्स को ओपन कर दिया है, ये यहाँ से संभाल नहीं सकते। फिर इनको लगा कि वापस दिल्ली चला जाए, तो दिल्ली वापस चले तो फिर सारे लोगों को लेके चल दिए, फिर जो बचे कुचे थे थोड़े उसमें मर गए। तो एक तरीके से बहुत ही बच्चों, मतलब आप कह सकते हैं ना, वर्स्ट डिसीजन साबित हुआ। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जो कि हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए हैं बच्चों, जो हिस्ट्री के अंदर इनको एक कंफ्यूज जीनियस का दर्जा देते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इनका राज्य बहुत बड़ा था, इनके जमाने में भी तुगलक डायनेस्टी काफी दूर दराज तक फैली थी, लेकिन कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय इनके ऐसे थे जो इनके डिक्लाइन के लिए बच्चों क्या हुए, रिस्पॉन्सिबल हुए। चलिए फिर आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक। फिर बच्चे तुगलक डायनेस्टी के बाद जो अगली डायनेस्टी रूल करने वाली थी वो थी आपकी सैयद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे आपके खिज्र खान। तो खिज्र खान ने हालांकि बहुत ही कम समय तक ही रूल किया है। और उसके बाद आती है बच्चे आपकी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी के अंदर भी बहलोल खान लोधी हैं, और इसके बाद बच्चे सिकंदर लोधी हैं और आपके इब्राहिम लोधी हैं। तो इब्राहिम लोधी जो थे बेटा लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपके इब्राहिम लोधी थे बेटा, ये लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, और इनको बाबर ने हरा करके 1526 में, 1526 में जो पहला बैटल हुआ है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है बच्चों, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके जो था मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, और यहीं से खत्म हो जाती है आपकी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो एक छोटा सा सिनॉप्सिस था दिल्ली सल्तनत का इन वन सिंगल चार्ट। तो इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। चले आगे बात करते हैं। अब एक सवाल है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कह लीजिए, एनसीईआरटी इंटेक्स का कह लीजिए, ठीक है। तो बच्चे सवाल कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे लोग, रहने वाले लोग, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब है पीपल, जो कि वहां पे रहते हैं, उनके राज्य में रहते हैं। तो सवाल ये कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस है एक सही टर्म है, एक सही वर्ड है इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो रिश्ता, जो रिलेशनशिप राजा का अपने लोगों के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको सर्कल ऑफ जस्टिस को देखना पड़ेगा।
फक्र मुदब्बिर ने 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सैलरीज। एक राजा अपने सिपाही के बगैर बिल्कुल लाचार है, बिना सिपाहियों के सर्वाइव नहीं कर सकता, और कोई भी सिपाही बिना सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकता। सैलरीज आती है रेवेन्यू से, रेवेन्यू मतलब टैक्स से, जो कि कलेक्ट किया जाता है किसानों से, फार्मर से। बट किसान जो है बच्चे तभी रेवेन्यू पे कर पाएंगे जब वो थोड़े बहुत रिच होंगे, थोड़े खुश होंगे, थोड़े खुशहाल होंगे। और ये तब पॉसिबल है जब राजा जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करेगा, राइट। एक अच्छी बात, खासी बात बताइए यहाँ पे, और ये बात किसने लिखी है? ये बात लिखी है फक्र मुदब्बिर ने। और फक्र कहते हैं कि भाई एक राजा अगर अपनी प्रजा को खुश रख सकता है और अपनी किसानों भाइयों को, जो किसान लोग हैं उस राज्य में, उनको एक अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो डेफिनेट सी बात है वो भी टैक्सेस भर पाएंगे। टैक्स भरेंगे तो सिपाहियों की सैलरी आ पाएगी, और सिपाही होंगे तो राजा का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है, बिकॉज सिपाहियों की जरूरत है राज्य की सुरक्षा के लिए, किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही साथ बच्चे अगर कोई बैटल होता है, तो कोई युद्ध होता है, कोई वॉर होता है, तो वहां पे भी आपके सिपाही काम आते हैं। ठीक है, चलिए, तो फक्र मुदब्बिर के हिसाब से अगर हम बात करें और इस क्वेश्चन के बारे में सोचे कि डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस अप्रोप्रिएट टर्म, तो बिल्कुल सही बात है बच्चे, सर्कल ऑफ जस्टिस कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे हर एक चीज अपने आप में कनेक्टेड है। और एक राजा एक ऑनेस्ट, एक सच्ची ईमानदार सरकार चलाता है जहां पे करप्शन नहीं है और लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेट सी बात है वो राज्य प्रॉस्परस भी होगा और वहां पे चीजें वेल मैनेज्ड भी होंगी, राइट। चलिए अगले सवाल पे करते हैं। मिनाज और सिराज एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है अपने जमाने के। तो मिनाज ने अपने आइडियाज, मिनाज के आइडियाज को आपको अपने शब्दों में बताना है, राइट। चलिए, तो क्या आपको लगता है कि रजिया इन आइडियाज को शेयर करती थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक विमेन के लिए, एक महिला के लिए राजा होना, रूलर होना अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था? ठीक है, चलिए इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मिनाज और सिराज का एक्सर्प्ट। Minaj or Siraj thought that Queen's role went against the ideal, the social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. Right? तो मिनाज का मानना है कि, मिनाज कहते हैं कि भैया भगवान ने एक सोशल ऑर्डर बनाया है जहां पे महिलाएं कमजोर हैं। क्या भगवान ने आकर के मिनाज को ऐसा बताया सपने में कि बेटा वत्स सुनो, दिमाग में बैठा लो कि महिलाएं कमजोर है? नहीं, भगवान ने सोशल ऑर्डर नहीं बनाया। ये सोशल ऑर्डर बनाया इंसान ने, ह्यूमंस ने, मेल ने, है ना, आदमियों ने, अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो मिनाज कहते हैं कि जो भगवान ने सोशल ऑर्डर बनाया है जहां पे विमेन को सबऑर्डिनेट होना चाहिए मेन के मुकाबले, ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। ठीक है, तो मिनाज कहते हैं कि अगर भगवान के क्रिएशन का रजिस्टर खोला जाए, भगवान ने जब ये पूरा मानव जाति बनाया है और उनके उस पन्नों को खोला जाए जहां पे उन्होंने हर एक के बारे में लिखा हुआ है, तो रजिया सुल्तान का नाम पुरुषों वाले कॉलम में तो आता नहीं, मेंस वाले कॉलम में तो आता नहीं। फिर उसके पास ये एबिलिटी, एक्सीलेंट क्वालिटीज आई कहां से रूल करने की? ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was a daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the Queen Rudrama Devi, 1262-1289 of Kakatiya dynasty of Warangal, part of the modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her name on her inscriptions and pretended that she was a man. On another Queen Dida ruled in Kashmir, 980-1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. Okay, now let's try to analyze these statements. It's very simple to understand, right? So basically, अगर आप सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में और जो इंस्क्रिप्शंस थे दीवारों वगैरह पे छपे हुए थे, तो उसमें रजिया अपने आप को इल्तुतमिश की बेटी बताती है, डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। और ये अपने आप में एक बड़ी कंट्रास्टिंग बात है। रुद्रमा देवी एक बहुत ही वीर, आप कह सकते हैं, रानी हुई हैं, ठीक है, जो कि काकतीय साम्राज्य की रानी थी, और काकतीय उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के एरिया में पाया जाता था। तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके इंस्क्रिप्शंस के ऊपर एक पुरुष का नाम छपवा रखा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने आप को डिस्गाइज किया है कि मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं, और लड़के के नाम से जो है वहां पे सारे इंस्क्रिप्शंस बने हुए। कश्मीर में भी एक रूलर थी जिनका नाम था दीदा। दीदा इज एक्चुअली अ वर्ड जो कि दीदी से ओरिजिनेटेड है। दीदी मींस एल्डर सिस्टर, राइट, है ना। दीदी हम किसको बोलते हैं? बड़ी बहन को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम को दीदा कर रखा था, दीदा इसलिए,
ठीक है। हालांकि ये जो टर्म है ये उनके प्रति जो वहां के लोग हैं उनके प्यार को दिखाता है ना। जैसे हम अपने बड़ी बहन को एक है ना एक रिस्पेक्ट देते हैं, एक प्यार देते हैं, एक लव देते हैं, तो वैसे वो जो आसपास के लोग थे उन्होंने इन रूलर को दिया हुआ था। लेकिन मिनाज कहते हैं कि इन लोगों ने भी अपने नाम को थोड़ा मैस्कुलिन करके इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में लिखा है, लेकिन रजिया ऐसा नहीं करती। रजिया अपने ओरिजिनल नाम को ही हर एक इंस्क्रिप्शन में और हर एक कहते हैं ना कि बच्चे हर एक कॉइन्स में लिखती हैं। तो मिनाज का आप कह सकते हैं कि एक व्यू पॉइंट ऐसा है कि क्योंकि जो रजिया सुल्तान है एक ऐसे समाज में रानी बनी है जो अपने आप में एक बहुत ही मेल डोमिनेटिंग समाज है ना, जहां पे मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है और जिसके चलते रजिया सुल्तान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने पड़े हैं। और मजे की बात यह है कि रजिया बहुत बोल्ड है। रजिया अपने नाम को फेक नहीं करती, रजिया अपने नाम को डिस्गाइज नहीं करती। रजिया का जो नाम है रजिया सुल्तान, वो एकदम शान से कहती है कि भैया मैं इल्तुतमिश की बेटी हूं। ये नहीं कहती कि मैं बेटा हूं, वो बेटी होने में गर्व महसूस करती हैं। और मिनाज कहीं ना कहीं इस बात पे भी सवाल उठाते हैं, मिनाज उनकी क्वालिटीज पे सवाल उठाते हैं। मिनाज कहते हैं कि सोशल ऑर्डर की बात करें जो भगवान ने बनाया उस हिसाब से लड़कियों को हमेशा मेन के नीचे रहना चाहिए। तो मिनाज के इन आइडियाज से भाई हम तो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सहमत नहीं होते, राइट। और उस जमाने में लड़कियों का राजा बनना इस वजह से भी डिफिकल्ट था क्योंकि इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये अपने आप में बच्चों एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। राइट, चलिए। तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी और उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक विमेन का रूल मेन को एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि लोगों की सोच घुटनों में थी, दिमाग यहां नहीं था, यहां था। लिटरेट भी नहीं थे वो लोग, पढ़े लिखे भी नहीं थे। और वैसे भी अगर आज भी आप देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप लिटरेट कहते हैं, देखिए जो एजुकेटेड होते हैं वो इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं, जो लिटरेट होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में बिलीव करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। लिटरेट का मतलब होता है कि आप किसी भाषा में लिख सकते हो या पढ़ सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज लिटरेट। एजुकेशन आपके मेंटल डेवलपमेंट पे भी काम करती है, आपके होलिस्टिक अप्रोच की बात करती है। तो एजुकेटेड समाज में कम होते हैं और लिटरेट ज्यादा होते हैं, और लिटरेट लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक बढ़िया सा सिनॉप्सिस है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि मिनाज सिराज का जो थिंकिंग था रजिया को लेकर के, उसको आप अपने शब्दों में बता के दिखाइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, आप क्या फ्रेम कर पा रहे हो उस पूरे पैराग्राफ को रीड करने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बड़ा खूबसूरत सा अकाउंट आता है जो कि इब्न बतूता ने दिया है। तो इब्न बतूता जो थे एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे जो कि मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता कहते हैं कि 14th सेंचुरी ट्रैवलर है मोरक्को से। मोरक्को पड़ता है बच्चे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये कहते हैं जो कबीलों के सरदार थे इनको आप चीफटेन्स कहते हैं। दे समटाइम्स फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स इन रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स। फोर्टिफाई का मतलब होता है किलाबंदी करना। हिंदी में क्या है, जैसे अगर आप समझें तो राजा लोग क्या करते थे, अपने लिए बड़े बड़े किले बनवाते थे, फोर्ट बनवाते थे। आपने फोर्ट्स के बारे में सुना होगा। फोर्ट एक्चुअली बहुत मजबूत एरियाज हैं। ये वो इलाके हैं जब मान लीजिए राजा के राज्य पर अगर अटैक हुआ है तो राजा क्या करता था, यहाँ पे टेम्परेली शिफ्ट होता था और इन किलों से जो है बच्चे लड़ाइयां की जाती थी। इन किलों में स्पेसेस बनाए जाते थे, इन किलों में आर्मी को अच्छे तरीके से रखने के लिए, पोजीशन करने के लिए जगह बनाई जाती थी। और किले बहुत मजबूत हुआ करते थे कि इन किलों को तोड़ करके अंदर घुसना किसी भी दुश्मन की बात बस की बात नहीं होती थी। और इसीलिए फोर्टिफिकेशन जरूरी होते थे ताकि अपने राज्य को बचाया जा सके किलाबंदी करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोकल ट्राइबल्स थे जो इस तरीके की किलाबंदी करते थे या फोर्टिफिकेशंस करते थे। और ये नेचुरल बैरियर्स का यूज करते थे, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ठीक है, या बैम्बू से घने जंगल हो गए। भारत में अगर हम बात करें जो बैम्बू होता है बच्चे, इट इज नॉट हॉलो, ठीक है। बैम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज बिग। हॉलो मतलब अंदर से खोखला नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके बहुत सारे जो पार्ट्स है बम्बू की लकड़ी के बच्चे, इनको आपस में इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि इवन अगर आग की बात करें तो फायर भी इनको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। एंड ऑन द होल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए बहुत मजबूत है। तो ये जो कबीलों के सरदार है, जो चीफटेन्स है, ये ऐसे जंगलों में रहा करते थे जहां इस तरीके के बैम्बू के पेड़ मिलते हैं, है ना। और ये पेड़ कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा करने में बहुत काम आते थे, राइट बच्चों, राइट। तो इसी के अंदर बच्चे अपने क्रॉप्स, अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपने अपने कैटल को रखते थे, अपने गाय भैंसों को रखते थे। और साथ ही साथ बच्चे अंदर इनको पानी भी मिल जाता था। पानी कैसे मिलता था, जब बारिश होती थी तो पानी कलेक्ट हो जाता था, जमा हो जाता था और ये पानी इनके काम में आता था, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि इनको हराना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क। अनटिल अनलेस बहुत ही पावरफुल आर्मीज आकर के इन पे अटैक ना कर दें, तब तक इनको हराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि इनको हराने के लिए अगर आपके पास पहली बात तो बहुत पावरफुल आर्मी होनी चाहिए और उनके पास स्पेशली मेड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो इन जंगल को काट सकें। तो अगर आप इन जंगलों को काट पाओगे तभी इनके कबीलों के अंदर आप घुस पाओगे, अदरवाइज घुसना बहुत ज्यादा ही इंपॉसिबल जैसा टास्क है। राइट, चलिए। सो अब आपको इस पैराग्राफ से क्वेश्चन करना है कि डिस्क्राइब द वेज इन विच चीफटेन्स अरेंज फॉर द डिफेंस। तो आपको यहाँ पे पूरा बैम्बू का स्ट्रक्चर बताना है और बताना है कि किस तरीके से वो लोग इन घने जंगलों के अंदर रहा करते थे और यहाँ तक पहुंचना अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और एक और सवाल जो बन सकता है कि इब्न बतूता कौन है, तो इब्न बतूता एक 14th सेंचुरी ट्रैवलर है जो कि मोरक्को अफ्रीका से आए थे। ठीक है, यानी मोरक्को अफ्रीका से आए थे। ठीक है बच्चों लोग, चलिए आगे बात करें बच्चावाड़ी। चलो ओके, अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पे तो सवाल कहता है कि कौन से रूलर थे जिन्होंने सबसे पहला अपना कैपिटल राजधानी दिल्ली के पास स्टैब्लिश की थी। तो वो थे आपके अनंगपाल तोमर राजपूत। ठीक है, तो तोमर राजपूत डायनेस्टी वाज द फर्स्ट जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। What was the language of administration दिल्ली सुल्तान, यानी जितना भी सरकार का कामकाज होता था वो कौन सी भाषा में किया जाता था? बेटा किया जाता था आपका पर्शियन भाषा में। राइट, तो सरकारी जितना भी वर्क होता था बच्चों, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, सो दैट वाज डन इन द पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है आपसे, क्या बताओगे? दैट इज पर्शियन लैंग्वेज। अगला सवाल कहता है कि किसके राज्य में जो सल्तनत थी वो अपने सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंची? मैक्सिमम एक्सटेंट मतलब सबसे ज्यादा बड़े एरिया तक पहुंची। तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तुगलक के टाइम पे जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी वो अपने मैक्सिमम और लार्जेस्ट एरिया तक पहुंची थी। हमने बताया था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। राइट, इन्होंने बच्चे अपने जितने भी दुश्मन आर्मीज थे, दुश्मन राज्य थे, उनको हराया। उनको हरा करके बहुत सारे शहरों को कैप्चर कर लिया। साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे इनसे टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, किससे? किसानों से। और बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, जो इनका राज्य था, जो इनका किंगडम था, उसमें ये लोग जस्टिस भी सर्व करते थे। राइट बच्चों, चलिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, यानी तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत है वो मैक्सिमम एरिया में, भारतीय सबकॉन्टिनेंट के मैक्सिमम इलाकों तक फैली हुई थी। एंड ही वाज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। हालांकि बेवकूफी भरे इसने डिसीजंस किए हैं, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि दिल्ली सल्तनत को एक बहुत बड़े एरिया में एक्सपांड करने का क्रेडिट भी जाता है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, चलिए। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? देखिए सवाल आ ही गया। तो इब्न बतूता कहां के थे? मोरक्को अफ्रीका से। ही वाज अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर। ठीक है, चलिए बच्चे आगे सवाल करते हैं। देखिए सर्कल ऑफ जस्टिस का सवाल आता है, बहुत ही बढ़िया। सो अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पेजेंट्री इन माइंड? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि मिलिट्री कमांडर्स की सैलरी कहां से आएगी? जो टैक्सेस आपके किसान पे करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पेजेंट्री। पेजेंट्री का मतलब है बच्चों दैट इज फार्मर्स। पेजेंट्री इन माइंड, जो सैलरीज आती हैं वो कहां से आएंगी? दे कम फ्रॉम द टैक्सेस, जो टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे किससे? किसानों से। ठीक है, चलिए। हाउएवर द पेजेंट्स वर एबल टू पे द रेवेन्यू, जब भाई वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे और साथ ही साथ अच्छे पैसे कमा पाएंगे। इसलिए मिलिट्री कमांडर्स क्या करते थे बच्चे? जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करने का ट्राई करते थे, जिससे हमारे फार्मर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, वो टाइमली टैक्सेस भर पाए और इन लोगों की सैलरीज भी टाइमली आ पाए। राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is meant by internal and external frontiers of the सल्तनत? इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत का मतलब क्या है? देखिए, इंटरनल फ्रंटियर्स का मतलब है जो कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को इकट्ठा करना। ऑफ द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन्स। ठीक है, गैरिसन क्या होता है बच्चे? जहां पे आर्मी रहती है। ठीक है, गैरिसन क्या होता है? जहां पे आर्मी लिव्ड। ठीक है, ये प्लेस कहलाता है आपका गैरिसन। जब हम हिंटरलैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंटरलैंड्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, एरियाज in the interior parts of the country
of the country that used to supply goods to the port areas. Okay. ठीक है, हिंटरलैंड्स की बात करते हैं बच्चों, तो एरियाज इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो कि जनरली सामान वगैरह सप्लाई किया करते थे आपके पोर्ट एरियाज के पास। पोर्ट एरियाज जो सी पोर्ट्स होते हैं जहां से सामान को बाहर बेचा जाता है या बाहर भेजा जाता है, राइट बच्चों। चलिए, तो ऐसे एरियाज कहलाते थे हमारे हिंटरलैंड्स। ओके बच्चों, तो इंटरनल फ्रंटियर सल्तनत के इन्हीं हिंटरलैंड्स को इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, ठीक है, ऑफ द गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन्स मतलब ऐसे शहर जहां पे आर्मी रहती है और वहां पे ऐसे इलाके जहां से सामान को एक्सपोर्ट करके ले जाया जाता हो आपके पोर्ट एरियाज तक, यानी सी पोर्ट्स तक, यानी समुद्री इलाकों तक जहां से सामान को बाहर बेचा जा सकता है। तो ये आपका इंटरनल फ्रंटियर हो गया, ठीक है। अब इन कैंपेन्स में क्या किया जाता था, जंगल को काटा जाता था, खासकर जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है। गंगा यमुना दोआब मतलब आपका नॉर्दर्न पार्ट समझ लीजिए, भारत का जो नॉर्दर्न वाला प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, वो वाला रीजन हो गया गंगा यमुना दोआब। और हमारा हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट, यानी जितने भी वहां पास के गांव वाले लोग थे, है ना, जो भी वहीं वहां पे जंगलों से सामान कैप्चर किया करते थे या फिर गाय भैंसे पाला करते थे, तो ऐसे लोगों को यहां से भगा दिया जाता था, राइट। एंड दीज लैंड्स वर हैंडेड ओवर टू द पेजेंट्स। ये लैंड्स किसको हैंडेड ओवर की जाती थी बच्चों, हमारे फार्मर्स को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या किया जाता था कि इन इन पूरे एरियाज को कंसोलिडेट करने का जो कैंपेन था उसमें जंगलों को क्लियर किया जाता था। जितने ट्राइबल लोग होते थे जो कि वहां लोकल जंगलों पे डिपेंड कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाता था और इन जमीनों को किसके हाथ में दे दिया जाता था, हमारे किसानों के हाथ में, ताकि उस पर खेती बाड़ी करें, खेती बाड़ी करके पैसा कमाएं और पैसे कमा करके टैक्स भरें किसको, दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। तो ये बच्चे पहला ऑप्शन हो गया, ये तो हो गया हमारा इंटरनल फ्रंटियर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर की, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे दे प्रमोटेड द रीजनल ट्रेड थ्रू स्टैब्लिशिंग ऑफ न्यू फोर्ट्रेस एंड गैरिसन टाउन्स, ठीक है। रीजन मतलब आसपास के अलग अलग इलाकों में ये लोग क्या करते थे, व्यापार को भी प्रमोट करते थे। और कैसे प्रमोट करते थे, इस तरीके के गैरिसन टाउन्स, यानी ऐसे एरियाज, ऐसे शहर, जैसे आपके शहर में कैंटोनमेंट एरियाज होंगे, कैंट एरियाज, जहां पे आर्मी वाले रहा करते हैं, पता है आपको, जहां पे आर्मी वाले रहा करते हैं, तो अपने शहर में भी आपके कैंट एरिया होगा, जरूर आइडेंटिफाई करिएगा, राइट बच्चों। तो ऐसे ही उस जमाने में भी गैरिसन टाउन्स हुआ करते थे और इन गैरिसन टाउन्स को स्टैब्लिश करके, नए नए किलों को स्टैब्लिश करके, नए नए एरियाज को स्टैब्लिश करके वहां पे बच्चे व्यापार को भी ये लोग काफी प्रमोट करते थे। फिर अगर हम बात करें एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की सल्तनत का, तो इसका मतलब है जो मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस हैं इनटू द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के दक्षिणी इलाकों में जितने भी मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस, कहने का मतलब है सेना भेज करके वहां के राजाओं से युद्ध करना, उनको हरा करके उनके एरियाज को कैप्चर करना, ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, ठीक है। जो कि स्टार्ट हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में एंड एंडेड विद द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का मतलब है कि आप नॉर्थ के अलावा भारत के दक्षिणी हिस्से में जा करके वहां के राजाओं से लड़ाइयां कर रहे हैं, उन लड़ाइयों को जीत जाते हैं, तो उनके एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं, अपने राज्य में मिला रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। इसकी शुरुआत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय से और इसका एंड हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के बाद, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान्स। क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे टू इंश्योर दैट की जो मुक्तीज हैं या इक्तदार हैं, ठीक है, ठीक है, वो अपने बच्चे, प्रॉपर सी बात है, जो भी उनको ड्यूटीज असाइन है वो प्रॉपरली उसको करें, है ना। और आपको क्या, क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो सुल्तान के ऑर्डर नहीं मानना चाहते हो, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, राइट। सो पहली बात तो मुक्ति कौन है, देखिए मुक्ति या फिर इक्तदार एक मिलिट्री कमांडर है जिसको एक खलजी ने या एक तुगलक सुल्तान ने अपॉइंट किया था, ठीक है, एज गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो इन्होंने क्या किया है, एक मिलिट्री कमांडर को एक बड़ा सा एरिया दे दिया है, उसका एरिया का साइज डिफर करेगा, ठीक है, और उस एरिया को कहते हैं बच्चे इक्ता, ठीक है, और ये कहलाएंगे इक्तादार, यानी ये उस एरिया के गवर्नर हैं, उस एरिया को मेंटेन करना, टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट आउट करना, ये सारा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट बच्चों। तो एरिया कहलाएगा इक्ता और ये कहलाएंगे आपके इक्तादार, यानी कि गवर्नर्स, ठीक है। तो इन लैंड्स को हम क्या कहते थे बच्चे, इनको हम कहते थे इक्ता। तो ड्यूटीज क्या थी बच्चों मुक्ति की या इक्तदार की,
पहली बात तो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इनके जितने भी इक्ताज हैं, जैसे इसको समझ लीजिए एक तरीके से आज के मॉडर्न जमाने का स्टेट। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया है, भारत को अलग अलग राज्यों में, भारत को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर है, राइट। उस चीफ मिनिस्टर का क्या काम है कि अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, सारे काम को कैरी आउट करेगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है बेटा वो कैरी आउट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो आपके मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपके घर में क्या खाना बनना है, ब्रेकफास्ट कब खाया जाएगा, लंच डिनर कब होगा, सामान में और क्या घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो देखना है, कोई सामान टूट गया है उसको रिपेयर कराना है, ठीक है। और भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो घर का ये एडमिनिस्ट्रेशन है और इसको मैनेज करने के लिए आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, है ना। ऐसे ही राज्य के अंदर बहुत सारे काम है, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर, शांति को बनाए रखना, जैसे बहुत सारे काम आते हैं जिसको एक सिंगल टर्म के अंदर हमने नाम दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, ठीक है। तो उसको चलाने में जितनी भी चीजें चल रही हैं, एक राज्य को ठीक तरीके से चलाने में जितना भी आपको कामकाज लग रहा है, जितना भी वर्क लग रहा है, वो कहलाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगर हम बात करें तो इनका काम था कि मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपने इक्ताज में। मुक्तीज को टैक्सेस भी कलेक्ट करने पड़ते थे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ऑफ द असाइनमेंट्स एज सैलरी in exchange of for their military services and had to pay the soldiers from these revenues। बहुत ही सिंपल है। तो भाई इनके इक्ताज में जितने भी किसान काम कर रहे हैं उनसे टैक्सेस को कलेक्ट करना, उन टैक्सेस को कलेक्ट करने के बाद इन कमांडर्स के अंदर भी बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, उनको उनकी सैलरी देना, ये सारे के सारा मैनेजमेंट कौन करता था, एक इक्तादार या फिर एक मुक्ति करता था, राइट। चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चों, जो कंट्रोल था इन मुक्तीज के ऊपर, दैट वाज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल and if they were assigned इक्ताज for a short period of time before being shifted। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि मुक्तीज का जो ऑफिस था ना, इसमें एक चीज बहुत सिंपल सी बात है जानने वाली है। पहली बात तो इनका ऑफिस जो है, यानी जो इनको इक्ता दिया गया, इनहेरिटेबल नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक इक्तादार के बाद उसका जो बेटा है वो जाके उसका इक्ता का राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और इनको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरीके से इक्ताज के ऊपर जो इनका कंट्रोल है बहुत टेम्परेरी है, बहुत परमानेंट नहीं है, राइट। चलिए, और अकाउंटेंट्स अपॉइंट करती थी सरकार बाय स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट इज कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। केयर वाज टेकन कि मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट दे केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर था कि जो मेन सुल्तान है, मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक है, तो उसने एक मुक्ति को, इस इक्तादार को बता रखा है कि सरकार ने तुम्हारे इक्ता के लिए इतना टैक्स डिसाइड किया है एंड इंश्योर करना है कि आप इतना ही टैक्स वसूलोगे, इससे ज्यादा टैक्स आप कलेक्ट नहीं करोगे। और साथ ही साथ आपको असाइन किया गया है कि इतने सोल्जर्स आपको मेंटेन करने, ये आपकी ड्यूटी है, राइट। तो इस तरीके का कंट्रोल जो है दिल्ली सुल्तान ने बना के रखा हुआ था इन मुक्तीज और इक्तदारों के ऊपर। एंड डेफिनेट सी बात है बच्चों की ये डेफिनेट सी बात है, जब इतना कंट्रोल आप किसी के ऊपर दे दोगे, उसको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, उसका इनकम बढ़ नहीं रहा है, तो डेफिनेट सी बात है वो चाहेगा कि इस तरीके के ऑर्डर्स को ना माना जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि जो हमारा स्टेट था, जो हमारा सुल्तान था, उसका कंट्रोल बहुत ही एफिशिएंट था इस पूरे इक्तदारों के ऊपर या फिर इक्ता सिस्टम के ऊपर, राइट बच्चों। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेशंस ऑन द दिल्ली सल्तनत। देखिए, मंगोल का जो अटैक्स था दिल्ली सल्तनत पे, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे काफी इंक्रीज हो गया एंड साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बने, ठीक है, सुल्तान बने, तो उनके टाइम पे भी काफी पॉपुलर था। अब दोनों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया गैरिसन टाउन मतलब जहां पे एक ऐसा शहर जहां पे आपकी आर्मी को रखा जाए, वो कंस्ट्रक्ट किया। और साथ ही साथ बच्चों, जो गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया है, जो फर्टाइल एरिया माना जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया, वहां से टैक्सेस वसूले। अब इन टैक्सेस से वो अपनी सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को बच्चे सैलरी देते थे, जिससे वो लोग भी मोटिवेटेड रहते थे अच्छे तरीके से काम करने के लिए, राइट। सो अलाउद्दीन ने डिसाइड किया कि वो अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देगा रादर देन इक्तास, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेप था, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं सोल्जर्स को इक्ता के बजाय किस में सैलरी दूंगा भाई, कैश में। वेयरएज मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी का यूज किया था, जो कि सस्ते मेटल से बनी थी, ठीक है, जैसे कॉपर वगैरह से बनी थी। लेकिन इसका दिक्कत था कि इसका ना फर्जी सिक्के बनने स्टार्ट हो गए थे लोगों के घरों के अंदर, है ना। जब गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो भाई गोल्ड एंड सिल्वर तो हर कोई ला नहीं सकता, तो गोल्ड एंड सिल्वर के सिक्के तो घर में बन नहीं पाएंगे। लेकिन जब एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कॉपर वगैरह के सिक्के बनाने स्टार्ट किए, तो लोगों ने उन सिक्कों को घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारा नकली रुपया जो था सर्कुलेट करने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए, तो ये भाई हमारी
ये आ जाते हैं हमारे सवालों का अंत। और अब बात करते हैं बच्चे आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें, बातें डिस्कस की यहाँ पे। और जाते जाते एक सवाल आपसे है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा। एक्सप्लेन 2 points of difference between the rule of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq। ओके, चलिए 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताना है आपको, किसको? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, चलिए रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ फाइनली एंड अप करते हैं हमारे आज के ताबड़तोड़ वाले जबरदस्त वाले लेक्चर, यानी कि दिल्ली सुल्तान को। यानी मैं ये तो यही कहूंगा, मैं आपसे बात करता हूं बहुत सारी, तो भाई आपसे बहुत सारी बातें की, कुछ लफ्ज है ना, ऐसे सल्तनत वाले भी साउंड किए होंगे आपको। चलिए, तो ऐसी बहुत सारी बातें बच्चे जो अगर बहुत सारी वीडियोस में हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है? हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ाई करनी ताबड़तोड़, और जुड़े रहना अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के साथ। मैं मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट डिस्कशन। स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, बाय बाय।